नमस्कार। आज की इस बेहद अहम चर्चा में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। भारत के इतिहास का शायद सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम स्कैंडल। हम बात कर रहे हैं नीट की। एक ऐसा एग्जाम जिस पर देश के 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर टिका होता है। जरा सोचिए, जो डॉक्टर्स कल हमारी और आपकी जान बचाने वाले हैं, अगर उनके सिलेक्शन का पेपर ही पहले से बिक रहा हो तो क्या होगा। आइए सोर्स रिपोर्ट्स और डेटा के जरिए इस पूरे एग्जाम लीक की इनसाइड स्टोरी को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो सिस्टम जिस पर लाखों युवाओं का अटूट भरोसा था, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। जरा 2 मई 2026 की रात भेजे गए इस व्हाट्सएप मैसेज पर गौर कीजिए। ये किसी थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और यही इस इन्वेस्टिगेशन का टर्निंग पॉइंट भी था। एग्जाम से ठीक एक रात पहले केरला में बैठे एक मेडिकल स्टूडेंट ने राजस्थान के सीकर में अपने पिता को एक पीडीएफ फाइल भेजी और साथ में लिखा, यही 300 सवाल हैं जो कल के नीट पेपर में आने वाले हैं, इन्हें हॉस्टल की लड़कियों तक पहुंचा दो। मतलब कल देश का सबसे बड़ा एग्जाम है और रात के अंधेरे में उसके सवाल एक फोन से दूसरे फोन पर ऐसे फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जैसे कोई आम व्हाट्सएप जोक हो। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात वो है ये नंबर 135। एग्जाम खत्म होने के बाद जब उन सवालों को रियल पेपर से वेरीफाई किया गया तो होश उड़ाने वाली सच्चाई सामने आई। 180 में से पूरे 135 सवाल रियल एग्जाम से डिट्टो मैच कर रहे थे, और वो भी एकदम अनब्रोकन सीक्वेंस में। बायोलॉजी के पूरे 90 सवाल और केमिस्ट्री के 45 सवाल, एक कॉमा या फुल स्टॉप का भी अंतर नहीं था। ये कोई तुक्का या गेस पेपर नहीं था, ये बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड था। तो चलिए सबसे पहले इस पेपर लीक के सफर को ट्रैक करते हैं। देखते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से लेकर स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन्स तक ये सब आखिर पहुंचा कैसे। इन्वेस्टिगेशन के जो दावे सामने आए हैं वो बताते हैं कि ये कोई मामूली चोरी नहीं थी, ये बिल्कुल एक हाईटेक ऑपरेशन था। सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक में एक ऑथराइज्ड प्रिंटिंग प्रेस से पेपर को उड़ाया गया, और पकड़े जाने से बचने के लिए किसी नॉर्मल मोबाइल फोन के कैमरे का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि बाकायदा एक हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर का यूज किया गया। हद तो तब हो गई जब डेटा ट्रांसफर को छिपाने के लिए नासिक के आउटस्कर्ट्स पर एक शैडो सर्वर तक सेटअप कर लिया गया। अब जैसे जैसे ये पेपर अलग अलग शहरों से गुजरा, ये एक बेहद कीमती कमोडिटी बन गया। हर नए स्टॉप पर इसकी कीमत आसमान छूने लगी। देखिए, सोर्स के मुताबिक नासिक में एक मेडिकल स्टूडेंट ने इसे 10 लाख रुपए में खरीदा। वहां से इसकी सॉफ्ट कॉपी गुड़गांव पहुंची, जहां ये बिकी पूरे 15 लाख में। गुड़गांव में इसे कुछ रैंडम सवालों के साथ मिक्स करके एक गेस पेपर का रूप दिया गया ताकि किसी को शक ना हो। और फिर वहां से ये पेपर पहुंचा राजस्थान, जहां इसकी कीमत सीधे डबल होके 30 लाख रुपए तक पहुंच गई। इस पूरी टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे सिस्टम की सुस्ती को बहुत अच्छे से एक्सपोज करती है। 26 अप्रैल को ही पेपर गुड़गांव में बिक चुका था। 29 अप्रैल तक ये राजस्थान में स्टूडेंट्स के बीच बांटा जाने लगा। 2 मई को वो व्हाट्सएप वार्निंग आ गई जिसकी हमने अभी बात की, और अथॉरिटीज ने एग्जाम ऑफिशियली कब कैंसिल किया? 12 मई को। मतलब एग्जाम से हफ्तों पहले से पेपर खुलेआम मार्केट में घूम रहा था, लेकिन सिस्टम को इसकी भनक लगने में बहुत देर हो गई। इस सर्कुलेशन का स्केल कितना बड़ा और भयानक था वो सिर्फ इस एक नंबर से समझ में आ जाता है, 700। रिपोर्ट्स बताती हैं कि राजस्थान के सीकर में सिर्फ एक काउंसलिंग एजेंट ने अकेले ही ये पेपर करीब 700 स्टूडेंट्स को बांट दिया था। जरा सोचिए, अगर नेटवर्क की सिर्फ एक कड़ी से 700 स्टूडेंट्स जुड़े हैं तो पूरे देश में फैले इस विशाल जाल के जरिए ये पेपर कितने हजारों लोगों तक पहुंचा होगा। आइए अब देखते हैं कि इस पूरे जाल के पीछे किन नेटवर्क्स और राजनीति के होने के आरोप लगे हैं और सोर्स रिपोर्ट्स इस बारे में क्या कहती हैं। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में बीवाल ब्रदर्स, मांगेलाल और दिनेश को मुख्य आरोपी बताया गया है। ध्यान रहे, यहां हम निष्पक्ष होकर सिर्फ सोर्स के दावे रख रहे हैं। दावा है कि इन आरोपियों को पूरे 1 महीने पहले से ही इस लीक के बारे में पता था। दिनेश बीवाल कथित तौर पर एक रूलिंग पार्टी की यूथ विंग से जुड़े हैं, और उनकी राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ तस्वीरें भी रिपोर्ट्स में सामने आई हैं। एक और चौंकाने वाला दावा जो किया गया है वो ये कि इसी परिवार के 4 सदस्यों ने पिछले साल ही नीट का एग्जाम क्लियर किया था। ये सारे पॉइंट्स इस तरफ इशारा करते हैं कि इस कथित नेटवर्क की जड़ें कितनी ज्यादा गहरी हो सकती हैं। लेकिन जब ये सब हो रहा था तब हमारा सिस्टम क्या कर रहा था? चलिए इन सिस्टमिक फेलियर्स और अथॉरिटीज के बयानों को देखते हैं। यहां पर जांच एजेंसीज के बीच का विरोधाभास देखने लायक है। एक तरफ राजस्थान का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि इस पूरे लीक का एपिसेंटर महाराष्ट्र का नासिक है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस कह रही है कि नासिक से पेपर लीक होने की ये सारी अफवाहें बिल्कुल बेसलेस हैं।
दो अलग अलग राज्यों की पुलिस एक दूसरे की बातों को पूरी तरह से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है और इस भारी कंफ्यूजन के बीच असली सच्चाई कहीं ना कहीं छिप गई है। और अगर ये लग रहा है कि सिर्फ पुलिस ही कंफ्यूज थी, तो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली खुद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का ये बयान सुनिए। एनटीए के डायरेक्टर जनरल का कहना था कि पीडीएफ में बहुत सारे सवाल थे जिनमें से कुछ पेपर से मैच करते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है। अब ये काफी अजीब बात है। जब 180 में से 135 सवाल एज इट इज मैच कर गए, तब भी एजेंसी ये मानने को तैयार नहीं थी कि ये एक फुल स्केल लीक है। सबसे निराश करने वाली बात यह है कि ये सब कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2024 के इन एग्जाम्पल्स को याद कीजिए। 2024 में भी एग्जाम से पहले पेपर ऐसे ही सर्कुलेट हुआ था। तब कुछ स्टूडेंट्स को बिना किसी ठोस कारण के ग्रेस मार्क्स दे दिए गए थे। हालत ये थी कि 67 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 फुल मार्क्स स्कोर कर लिए थे, जो कि प्रैक्टिकली लगभग इम्पॉसिबल था। खूब हंगामा हुआ, जांच बैठी, लेकिन फिर नतीजा क्या निकला? कोई कड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। सिस्टम बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलता रहा। इन सब लापरवाहियों की असली कीमत कौन चुकाता है? जरा इस नंबर को देखिए, 2.2 मिलियन यानी 22 लाख स्टूडेंट्स। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये 22 लाख परिवार हैं जिनकी उम्मीदें, जिनका संघर्ष और जिनका पूरा भविष्य इस एक एग्जाम पर टिका हुआ था। और इस अनसीन टोल यानी अनदेखे नुकसान को कभी हेडलाइंस में जगह नहीं मिलती। पेपर कैंसिल होना और री एग्जाम की खबर देना बहुत आसान है, लेकिन सोचिए उस मेंटल ट्रॉमा और इमोशनल कॉस्ट के बारे में। रातों की नींद खराब होना, डिप्रेशन और उन मिडिल क्लास परिवारों की जिंदगी भर की कमाई का कोचिंग की फीस में चला जाना। जब एग्जाम दोबारा देना पड़ता है तो जो स्ट्रेस स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को सहना पड़ता है, उसकी कोई भरपाई नहीं है। यही वजह कि अब वक्त आ गया है प्लान बी पर बात करने का। और ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं? सच तो यह है कि लाइफ में सिर्फ मेडिसिन या इंजीनियरिंग ही सब कुछ नहीं है। सोर्स ने जो 100 करियर गाइड सजेस्ट की हैं, उसमें बहुत से शानदार और वायबल ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे डेटा साइंस, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स और क्लाइमेट रिसर्च। आज के समय में ये बेहतरीन विकल्प हैं। किसी एक ऐसे एग्जाम के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाना, जो सिस्टम की खामियों का शिकार हो सकता है, समझदारी नहीं है। एक मजबूत बैकअप प्लान होना आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने है। जब तक हमारे इस टेस्टिंग सिस्टम में कोई कड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं आता, जब तक जिम्मेदार लोगों की असली अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होती, क्या इन कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम्स और पेपर लीक्स का यह सिलसिला कभी सच में थमेगा? सोचने वाली बात है। आज के इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।